नमस्कार बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग पर्वत प्रदेश में पावस एक बार फिर से पढ़ना शुरू किए थे। अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं और आप उसे ध्यान से सुनेंगे। किसकी रचना है ये? सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद के 4 स्तंभ में से एक, जिसे प्रकृति के कुशल चितेरे कहा जाता है, जिनकी कविताओं में कल्पना की प्रधानता होती है, प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण मिलता है, उनकी एक कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। और इस कविता में पर्वतीय क्षेत्र में होने वाले वर्षा ऋतु का वर्णन है, जो क्षण क्षण अपने रूप को परिवर्तित करते रहता है। इसी रूप का उन्होंने सजीव चित्रण किया है। अभी बारिश का मौसम चल भी रहा है, आप बहुत ध्यान से उसे देख भी सकते हैं। तो यहाँ तो पर्वतीय प्रदेश की तरह बारिश नहीं होती है या क्षण क्षण रूप नहीं बदलता है, लेकिन रूप तो बदलता है। बारिश जब होती है, बहुत तेज़ बारिश होने लगेगी तो सामने का घर नहीं दिखेगा, पेड़ नहीं दिखेगा, लेकिन वैसा वर्णन नहीं है जैसा कि सुमित्रा नंदन पंत ने किया। तो हम लोग दूसरे पद्यांश को पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे कि पहले पद्यांश में उन्होंने किसका वर्णन किया है, दूसरे पद्यांश में उन्होंने वर्णन किया है कि पहाड़ के ऊपर किस प्रकार झरनों से आवाज़ आ रही है, झरने से जो पानी गिर रहा है उसकी तुलना उन्होंने कैसे की है, जिसकी आवाज़ से नस नस में उत्तेजना भर जाती है, उत्साह का संचार होता है, प्रसन्नता से मन भर जाता है, उसका चित्रण उन्होंने किया। तो गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे झरझर निर्झर। तो उस आवाज़ की तुलना उन्होंने की है कि जैसे वो गिरि का गौरव गान कर रहा है। गिरि मतलब पहाड़। यहाँ पहाड़ के कई पर्यायवाची मिलेंगे इस कविता में, आप ध्यान से सुनेंगे। तो गिरि है, भूधर है, तो पहाड़ से, पहाड़ के ऊपर जो झरना है, झरने से जो पानी गिर रहा है उसकी जो आवाज़ आ रही है, इस आवाज़ की तुलना उन्होंने किससे की है? लगता है कि गौरव गान चल रहा है, और वो आवाज़ जो है इनके नस नस में उत्तेजना का संचार करती है, उत्साह का संचार करती है, उमंग का संचार करती है। तो कवि ऐसा महसूस करता है और ऐसा लग रहा है जैसे हम सभी महसूस कर रहे हैं उनकी भावनाओं को, जिसकी तुलना उन्होंने मोती की लड़ियों से की है। जो बहुत ऊंचे से जब पानी गिरता है तो नीचे जो है उस आवाज़ के साथ और झाग भर जाता है चारों ओर। तो तालाब में झाग जो है, वो झाग की तुलना मोती की लड़ियों से की गई है। मोती की लड़ियों से सुंदर, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। झरते हैं झाग भरे निर्झर, और झाग जो है पूरे तालाब में भर जाता है। झरने से जो पानी गिरता है, तेज प्रवाह के साथ जब बारिश होती है तो वो झाग के साथ भर जाता है, वो मोती की लड़ियों के समान लगता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। मोती की लड़ियों से सुंदर में उपमा अलंकार है, झर झर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है ना। ऐसे हम अलंकार ढूंढ के, मान लीजिए 4 पंक्तियाँ आ गई तो आप अलंकार आराम से लिख सकते हैं। उससे संबंधित प्रश्नोत्तर आया तब आप आराम से अलंकार लिख सकते हैं, जब आप जानेंगे तब। ठीक है ना। अब है आगे। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चा कांक्षाओं से तरवर, है झाँक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर के उर से, गिरिवर मतलब पहाड़ के बीच से जो बड़े बड़े वृक्ष निकले हुए हैं, वो जो है उठ उठ कर ऐसा लगता है जैसे अपनी आकांक्षाओं के साथ आकाश को देख रहे हैं। अनिमेष अटल मतलब बिना पलक झपकाए एक टक वो आकाश की ओर देख रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, ऐसा लगता है वो कुछ चिंतित हैं अपनी आकांक्षाओं को लेकर, अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर।
वो आकाश की ओर देख रहे हैं और चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसका अर्थ कुछ अलग है। पहले पद्यांश का अर्थ कुछ अलग दिखा, दूसरे का कुछ अलग, उसी से संबंधित अलग दिखा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो बिल्कुल अलग है। वो कवि ने उसका जो चित्रण किया, लग रहा है जैसे कोई इंद्र भगवान जो है वो जादू दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? इंद्र भगवान जादू दिखा रहे हैं। और बहुत तेज़ बारिश हो जाती है तो धुंधमय वातावरण हो जाता है। अभी भी आप कभी कभी देखेंगे बहुत तेज़ बारिश होगी तो चारों धुंधला धुंधला लगेगा कि कुछ धुआं की तरह निकल रहा है। तो इसका बड़ा सजीव चित्रण यहाँ किया गया है। देखिए, उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर किसको कहा गया? पहाड़ को, पर्वत को। बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो कवि ने कल्पना किया कि अरे अचानक लगता है कि सारे भूधर पहाड़ कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फड़का अपार पारद के पर, और जो बिजली चमक रही है जो अचानक, तो वो लगता है वो पारे के समान दिखाई दे रही है। फड़का अपार पारद के पार, पारद के पर, तो ये अपार पारद के पर में रूपक अलंकार है। यहाँ लिखेंगे रौ शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। बारिश के, वर्षा ऋतु के रौद्र रूप का वर्णन यहाँ इन्होंने किया है कि जब बहुत तेज बारिश होती है तो रौ मतलब सिर्फ आवाज़ बच गया। रौ शेष रह गए हैं निर्झर, अब सिर्फ निर्झर की आवाज़ रह गई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चारों ओर धुंधला धुंधला हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रौ शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धंस गए धरा में सभय साल। इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि जो बड़े बड़े साल के वृक्ष हैं जो दूर से ही दिखाई देते हैं, वो लग रहा है कि धरती के अंदर डर के मारे धंस गए। धंस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? तो भाई धुआं दिखाई दे रहा है। उठ रहा धुआं जल गया ताल। तालाब को कहा गया कि वो तो लग रहा है तालाब का पानी जो है वो जल के सिर्फ धुआं उठा रहा है। इससे क्या तात्पर्य है कि बहुत तेज़ जब बारिश होती है और बहुत वेग के साथ नीचे उसकी बूंदें पड़ती हैं तो लगता है कि धुआं की तरह उठ रहा है। वो धुआं उठ रहा है एकदम सिर्फ। ठीक है, उठ रहा धुआं जल गया ताल। तालाब का जो पानी है वो सूख के लग रहा है कि धुआं के समान ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, यूँ जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो ऐसा लगता है जैसे बादल जो है, पर्वत जो है वो बादलों के ओट में छिप गया है। अब चारों ओर बादल दिखाई देने लगा, पर्वत दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत तेज़ बारिश होने के कारण धुआं धुआं दिख रहा है। बहुत झरने की तेज़ आवाज़ के कारण सिर्फ कवि के नस में उत्तेजना भर रही है, प्रसन्नता का संचार हो रहा है, उमंग का संचार हो रहा है। तो इस प्रकार जो तेज़ बारिश से जो आवाज़ आती है उसका उन्होंने वर्णन किया, और तेज़ बारिश से जो चारों ओर धुंध दिख रहा है इसका उन्होंने वर्णन किया। धंस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। और सिर्फ धुआं ही धुआं उठ रहा है और ताल का जो पानी है, तालाब का जो पानी है वो जल गया है। यूँ जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और ऐसा कवि को महसूस हो रहा है कि इंद्र भगवान जो हैं वो अपने बादल रूपी, जलद मतलब बादल, बादल रूपी यान में विचरण कर रहे हैं, विचर विचर, और अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। यूँ जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र जो है वो क्या दिखा रहे हैं? जादूगरी दिखा रहे हैं। इंद्र अपनी जादूगरी को दिखा रहे हैं। कभी छुप जा रहे हैं, कभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और कभी उसकी आवाज़ की तुलना की जा रही है, कभी साल के वृक्ष नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इतना सजीव वर्णन कवि पंत ने किया है
कि महसूस हो रहा है कि सच में हम लोग यहाँ बैठ के उसको देख रहे हैं। सच में पर्वतीय प्रदेश में अगर आप कभी गए हों तो वहाँ बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कब बारिश हो जाएगा। अचानक खूब तेज़ बारिश, अचानक धूप हो जाएगी और पानी जो है वहाँ लगने का नहीं है, पानी निकलता रहता है। तो वही पर्वतीय प्रदेश में चूँकि वो वहाँ रहते थे अल्मोड़ा के पास, तो उनका अपना अनुभव है और उन्होंने जो वर्णन किया है इसका सजीव चित्रण यहाँ मिलता है। तो इसके हम लोग इस कविता के अर्थ को समझ गए हैं। ठीक है, आप समझ गए हैं अच्छी तरह। और अब हम लोग प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्नोत्तर है कि पावस ऋतु में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट करें। तो वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में क्षण क्षण परिवर्तन होते रहते हैं पावस ऋतु में। ठीक है ना, आपको ऐसे लिखना है कि वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में क्षण क्षण परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसा लगता है प्रकृति अपने रूप को क्षण क्षण परिवर्तित करते रहती है। ठीक है, जैसे विशाल आकार वाला पर्वत तेज़ बारिश के कारण छुप जाता है, पर्वतों पर असंख्य फूल होते हैं और जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो वृक्ष आकाश की ओर दिखाई देते हैं, झरनों की आवाज़ होती है, बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, नीचे तालाब में पानी भर जाता है। तो कविता के आधार पर आपने जो जो रूप देखा उसका वर्णन इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। छोटे छोटे फूल खिल जाते हैं, तालाब में पानी भर जाता है, झरनों से आवाज़ आती है, चारों ओर धुंधला दिखाई देता है। तो इसको आप सुंदर ढंग से लिखेंगे और जो आपने देखा है, महसूस किया है, उसको लिखेंगे। अब दूसरा है मेखलाकार शब्द का प्रयोग कवि ने क्यों किया है। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इसका प्रयोग क्यों किया था। भाई, मेखलाकार शब्द की तुलना उन्होंने करधनी से की है। ठीक है, और जो कि गोलाई लिए हुए होता है। तो पर्वतों की श्रृंखला की तुलना उन्होंने करधनी से की है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखना है। और जो कि पर्वत भी यहाँ मेखलाकार की तरह लग रहा है, गोलाई लिए हुए लग रहा है और चारों तरफ लगता है कि वो करधनी के समान बिखरा हुआ है। और कवि ने इस शब्द का प्रयोग करके पर्वतों के विशाल और उसके चारों ओर के फैलाव का वर्णन किया है। तीसरा प्रश्न है सहस्त्रदृग से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस पद का प्रयोग क्यों किया है। सहस्त्रदृग मतलब, दृग मतलब आँख। पहले आप इसको समझ जाएंगे। अपने सहस्त्रदृग सुमन फाड़ा, आपने पढ़ा है कविता की पंक्ति में, तो आप कैसे लिखे हैं। सहस्त्रदृग सुमन का अर्थ है हजारों पुष्प रूपी आँखें, है ना। दृग मतलब आँख। तो कवि ने इसका प्रयोग पर्वत के ऊपर छोटे छोटे जो फूल के पेड़ में जो फूल खिले हुए हैं, इसकी तुलना उन्होंने पर्वत की आँखों से की है। ठीक है ना, जो वर्षा काल में पूर्ण रूप से खिल जाते हैं और वो पहाड़ की आँखों के समान, सैकड़ों आँखों के समान खिले हुए प्रतीत दिखाई दे रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ कवि ने पुष्पों की तुलना फूलों से की है, उसकी समानता दिखाई है। और नीचे जो तालाब में पानी भरा है वो दर्पण के समान दिख रहा है और पहाड़ जो है, पर्वत जो है, अपने रूप को इसमें निहार रहा है, अपने विशालकाय रूप को निहारता है। चौथा है कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों है। तालाब की समानता दर्पण से की है कि दर्पण में हम अपने चेहरे को देखते हैं, उसी प्रकार तेज़ बारिश में, पर्वतीय क्षेत्र में तेज़ बारिश होने से पहाड़ के नीचे तालाब में पानी भर जाता है, जिसकी तुलना उन्होंने दर्पण से की है। और उस दर्पण में पहाड़ जो है अपने रूप को, विशालकाय रूप को निहारता है, क्योंकि
पानी पारदर्शी होता है। जिस प्रकार दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, वैसे ही पानी भी पारदर्शी है, जिसके कारण पहाड़ जो है अपने प्रतिबिंब को देख पा रहा है। इसलिए कवि ने तालाब की तुलना दर्पण से की है। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं और ये क्या प्रतिबिंबित कर रहे हैं? तो पर्वत के बीच में बड़े बड़े वृक्ष हैं, जिसकी तुलना उन्होंने महत्वाकांक्षाओं से की है। और महत्वाकांक्षा जो है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो हैं, वो महत्वाकांक्षा के समान आकाश की ओर अनिमेष और अटल देख रही हैं, चुपचाप शांत होकर अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ वो आकाश की ओर देख रहे हैं। ये वृक्ष एक मौन संदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई? कि वो अपनी उद्देश्य की खातिर एक मौन संदेश दे रहे हैं कि वो चुपचाप कुछ सोच रहे हैं, किसी गहरी सोच में हैं और उनका उद्देश्य बड़ा ऊंचा है। ठीक है ना? इसलिए उन्होंने ऐसी तुलना की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धस गए हैं? अब कवि का कहना है कि जब पर्वतीय क्षेत्र में बहुत तेज़ बारिश होती है तो ऐसा लगता है जैसे साल के जो वृक्ष हैं वो धंस गए, ज़मीन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो इतने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, लेकिन जब बहुत तेज़ बारिश होती है पर्वतीय क्षेत्र में तो साल के वृक्ष दिखाई नहीं देते हैं। तो मूसलाधार में बारिश में कवि का कहना है कि बड़े बड़े साल के वृक्ष भी इस बारिश में दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा लगता है आकाश ही धरती पर टूट पड़ा हो। ठीक है ना? चारों तरफ धुआं दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कि तालाब में आग लग गई हो और तालाब का पानी सूख के धुआं के समान प्रतीत हो रहा है। इसलिए उन्होंने इसकी तुलना इससे की है। सारे पेड़ अदृश्य हो जाते हैं, पहाड़ अदृश्य हो जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ बारिश की आवाज़ें होती हैं और दिखाई देता है सिर्फ धुआं। 7वां है कि झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की? झरने गिरि का गौरव गान कर रहे हैं। गिरि मतलब पहाड़। और कवि ने बहते झरने की तुलना मोती की लड़ियों से की है। और पहाड़ पर उन बड़े बड़े वृक्ष जो हैं और झरने से जो पानी बारिश हो रही है उसकी झाग की तुलना मोती की लड़ियों से की है। और झरझर की आवाज़ जो है नस में उत्तेजना भर रही है, एक उत्तेजना भर रही है, कवि के नस नस में खुशी की लहर दौड़ रही है। तो इस प्रकार पर्वत की महानता का गुणगान किया है। यहाँ कवि ने पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग, ऐसा लगता है मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। इन तो बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मुख्य रूप से इन्हीं मानवीकरण ही किया गया है पूरी कविता। तो प्रश्नोत्तर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग जो कुछ भी बचा है हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहाँ नहीं समझा है, तो उसके बाद हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आप लोग खूब ध्यान से फिर से पढ़ेंगे, सभी अलंकार को लिख लेंगे, किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, और कहीं भी पूछना है तो आप उसके बाद पूछेंगे।